साथ में बेहद अहम और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया इस नाते कि राजस्थान का डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर पार्टी अपने आप में उलझी रहेगी, जो तो हमने देखा जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जैसा लास्ट सरकार में था वैसे ही कुछ यहाँ पे ना हो जाए। बीजेपी ऐसे लोगों को ट्राई कर रही है कि जो बहुत ज़्यादा तो लाइमलाइट पर नहीं रहे हो, लेकिन उनके अंदर ये काबिलियत हो कि जब भी ऐसा कोई मौका आए तो वो बयानबाजी करने से या कोई अहम कदम उठाने से ना चूकें। क्योंकि बारंबार राजस्थान में देखा गया जहाँ पर ये बात कही जाती रही कि भाई हिंदुओं के साथ में अन्याय हो रहा है, जैसे कन्हैया का जिस तरह से कत्लेआम हो जाता है, उसके बाद जिस तरह से मुस्लिमों का जिस नाम आता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर 2023 की हमने कई चुनावी बातें यहां पर करी, कई चुनावी विवाद यहां पर खड़े हुए जो हमने आपके साथ यहां पर साझा करे। लेकिन अब यहां पर 2023 की पूरी हलचल खत्म होती हुई नजर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अब हर जगह यहां पर CM पद की जो है शपथ ले ली गई है। यहां पर सबने अपनी अपनी सरकार यहां पर जो है दिखा दी और अपने अपने बात यहां पे आगे होगी कि किसको यहां पर मंत्री पद दिया जाएगा और कौन यहां पर सरकार में मुखिया के तौर पर तो साबित हो चुके हैं, लेकिन यहां पर कौन उनके सहायक होंगे या फिर कौन यहां पर अब किस तरीके से सरकार को चलाते हुए नजर आएंगे, क्या परफॉर्मेंस इन सरकार का रहेगा। क्योंकि लोगों के बीच हमने देखी है कि नाराजगी काफी है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को यहां पर दरकिनार कर दिया। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा बात हो रही है राजस्थान में कुछ बड़ी बगावत यहां पर हो सकती है। ये बगावत यहां पर इसलिए हो सकती है क्योंकि वसुंधरा राजे यहां पर देखा गया, जब यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि भजनलाल CM होंगे, तब उनके चेहरा यहां पर देखने लायक था कि किस तरीके से उनके जो चेहरे की हवाइयां हैं वो उड़ी हुई थी। यहां पर वो राजनाथ सिंह के साथ भी कई बार वहां पर डिस्कशन करती हुई नजर आई। जब चिट्ठी में उन्होंने नाम देखा तो यहां पर पूरी तरीके से वो चौंक गई। यहां पर कई बार उनके चेहरे को देखा जाए तो कभी वो उदास नजर आई, कभी हल्की उनकी आंखों में आंसू नजर आए, यानी मुस्कान का नाम उनके चेहरे पर नहीं था। और लगातार अब यही अटकलें लगाई जा रही हैं। शपथ तो यहां पर हो गई है, लेकिन ये सरकार शपथ लेने के बाद कितने दिन चलेगी, यहां पर लगातार जनता भी यही सवाल करती हुई नजर यहां पर आ रही है कि क्या यहां पर वसुंधरा राजे को छोड़कर जो नए नेता पर विश्वास किया गया है, क्या ये ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगे कि नहीं। ये लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं यहां पर, इसको लेकर जानकारी लेंगे। हमारे साथ अमन सर यहां पर मौजूद हैं, उनसे यहां पर पूछेंगे और जानेंगे क्यों ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि जो ये भजनलाल शर्मा वाली सरकार है, क्या ये पहले जैसी वाली सरकारों की तरह चल पाएगी। क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते में, एक दिन में ये सरकार बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी, और क्यों लगातार ये अटकलें आ रही हैं कि वसुंधरा राजे यहां पर जो है बगावत करती हुई नजर आएंगी। सर देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से राज्य के लिए लगातार कहा भी जा रहा है कि जब से सरकार बनी है उनका मूड उतना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उससे पहले भी लगातार उनके बागी सुर तेवर जो थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो लग रहा था कि हो सकता है बीजेपी दो फाड़ हो जाए, बीजेपी दो हिस्सों में बंट जाए। और उसके बाद जब उनसे बात करने के लिए राजनाथ सिंह जाते हैं, तमाम और भी जो सरोज हैं और भी जो नेता थे इस पूरे पर्यवेक्षक दल में, वो सब जाते हैं बात करने के लिए। उसके बाद कहीं जाकर जो है ऐसा माहौल बना, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे के अलावा शायद कोई और CM ना बने। लेकिन आखिरकार जिस तरह से भजन लाल शर्मा की जो पर्ची निकली, उसके बाद आपने तेवर अगर उनको देखे हो किस तरह से एकदम उनका चेहरा जो है एकदम कह सकते हैं कि नाराज़गी से भर गया, और वो पूरी तरह से नाखुश नज़र आई पूरे के पूरे इवेंट से। उसके बाद वो तुरंत उठ के वहाँ चली भी गई थी। तो ये जो लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई है, उससे बिल्कुल ये बात सच है कि बीजेपी के लिए वहाँ पर काम करना उतना आसान नहीं रहेगा उनको बिना अपने कह सकते हैं कि साथ लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा एक चेहरा रही हैं। और अचानक से उनको अगर दरकिनार कर दिया जाएगा, उनको अलग थलग कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए किस तरह से वो राज्य के लिए जो है बेहतर साबित नहीं होगा, खासकर बीजेपी के एंगल से कहें, क्योंकि राज्य को साथ लिए बिना मेरे ख्याल से सरकार को बहुत ताकतवर तरीके से चलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा दौलत। और ये बारंबार इसको देखा जा चुका है। जब परिणाम सामने आए उसके बाद जिस तरह से 50-60 जो विधायक थे वो उनके साथ नज़र आते हैं, इसके बाद जब दिल्ली आती हैं, एक बार फिर जब अपने घर जाती हैं, जयपुर में
जो आपने देखा भी होगा वीडियो, किस तरह से तमाम जो विधायक हैं और बाकी विधायक तक भी उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पता चलता है कि जो राज्य हैं वो किस तरह से अपनी जो सियासी ज़मीन है वो राजस्थान में मजबूत करके रखे हुए हैं। और वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर जिस तरह से भजन लाल शर्मा को हालांकि सीएम बनाया गया है, लेकिन पहली बार वो विधायक बने और पहली बार में उनको अगर जो जिस तरह से मुख्यमंत्री पद मिला है, तो बिना राज्य के मुख्यमंत्री पद चलाना मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में क्या राज्य उनका साथ देंगी, क्या जो बीजेपी से अभी तक उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही थी, क्या वो नाराज़गी भुलाकर सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाने का अपना प्रयास करेंगी। कई सारे ऐसे मसले हैं जो अभी भी बीजेपी के सामने जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी किए हुए हैं। अब बीजेपी का जो कह सकते हैं आला कमान है, इसको किस तरह डील करता है, किस तरह से इसके ऊपर बात करता है, राज्य के साथ मिलकर किस तरह से आगे की रणनीति बनाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और साथ में बेहद अहम और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया इस नाते कि राजस्थान का डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर पार्टी अपने आप में उलझी रहेगी, जो तो हमने देखा जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जैसा लास्ट सरकार में था, वैसे ही कुछ यहाँ पर ना हो जाए, इससे कम से कम बीजेपी बचना चाहेगी। यहाँ पर जब यहाँ पर चयन चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यहाँ पर बात सामने आई कि महिला मुख्यमंत्री होंगी, दिया कुमारी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा था। तो क्या अगर दिया कुमारी यहाँ पर होती, उनको अब डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन अगर वो सीएम होती तो क्या वसुंधरा की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ती? क्योंकि महिला सीएम के नाम पर जब आप बात कर रहे हैं तो वसुंधरा से अच्छा ऑप्शन शायद यहाँ पर बीजेपी के पास नहीं होगा। लेकिन फिर क्यों यहाँ पर भजन लाल शर्मा एक देखा जाए तो पुरुष हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या ऐसी बीजेपी की मजबूरी रही होगी कि राजस्थान जैसे राज्य में उनको यहाँ पर एक ब्राह्मण जो है सीएम लाना पड़ा? जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण सवाल आपका है दौलत, क्योंकि देखिए दो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी इसमें। सबसे पहली बात तो जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमें एक आदिवासी सीएम देखने को मिला, उसके बाद जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में ओबीसी का देखा, उसी तरह से जो राजस्थान में एक ऐसे शख्स को लेकर आना जिसके बारे में पहले वो चर्चा थी नहीं कहीं पर, और वो भी सवर्ण उससे लेकर समुदाय से लेकर आना, अपने आप में बीजेपी की जो रणनीतिक मंशा है, राजनीतिक जो मंशा है, वो उसको कहीं ना कहीं बयां कर रहा है। और एक बात और भी इसमें बेहद अहम हो जाती है कि बीजेपी जो कह सकते हैं कि राजनीतिक बिसात बिछाने के साथ साथ में कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहता था। आपने दिया कुमारी का जिक्र किया, देखिए दिया जिस तरह राजघराने से आती हैं और लगातार ये बात अभी भी मीडिया में उठ रही है कि दिया कुमारी ना बने, इसीलिए राज्य ने जो है बीच का रास्ता अपनाया कि चलिए भजन लाल शर्मा को आप बना दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दिया कुमारी यहाँ पर सीएम बने। और जब दिया कुमारी से इस बाबत पूछा गया, उन्होंने इसको लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने ये कहा कि हाँ वो भी वहाँ पर मौजूद थी और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो दर्द है दिया का वो छलका ज़रूर, क्योंकि उनको ये एहसास है, पता है शायद कि राज्य शायद नहीं चाहती होंगी कि उनके जैसी ताकतवर महिला यहाँ पर कोई और नेता बने, इसीलिए दिया कुमारी का नाम पीछे रह गया। और राज्य जो एक बहुत सशक्त कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन है, पहली बात। दूसरी बात की बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं वहाँ से महिला नेता हैं, तो ऐसे में अगर दिया कुमारी सीएम बनती तो उनकी जो वक़्त है, उनका जो एक रुवाब है, उसमें खासा कह सकते हैं गिरावट हो सकती थी। यही वजह है कि उन्होंने इसको लेकर दिया कुमारी के ऊपर जो कह सकते हैं कि नाम था, शायद उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की होगी, इसीलिए दिया कुमारी सीएम नहीं बनी और अभी उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा। लेकिन ऐसे में राज्य की कहीं ना कहीं जीत हुई कि चलिए मैंने आपको सीएम नहीं बनने दिया और एक ऐसा शख्स सीएम बना जो शायद पहली बार कह सकते हैं कि विधायक बना। दिल्ली तक भी आकर उन्होंने बात नहीं की कि मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे में आनंद फानन में जो फैसला हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने ये सोचा कि चलिए फिलहाल इस माहौल को पहले शांत करते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन है, लोगों के अंदर गलत मैसेज जा रहा है और कम से कम वो ये करने में कामयाब रहे हैं। अब 6 महीने के बाद सरकार कह सकते हैं लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद क्या स्थिति रहेगी, ये देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो सरकार बनी है, क्या राज्य का समर्थन उसको जो इस सरकार को ऐसे ही रहेगा या फिर आने वाले 6, 7, 8 महीने के अंदर कुछ बगावत भरे स्वर देखने को मिलते हैं। यहाँ चर्चा हो रही थी कि हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी सामने उठा सकती है, बाबा बालकनाथ के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी। और यहाँ पर हमने देखा कि इसमें एक ही चीज़ में 2 सवाल हैं कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को बीजेपी ने इसलिए भी आगे नहीं उठाया क्योंकि उनकी ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि अटकलें ये उठ रही हैं कि उनकी साख गांठ थी यहाँ पर गहलोत के साथ कि 5 साल आप 5 साल में, और कि यहाँ पर जब भी जिसकी सरकार होगी कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के चेहरे पर चलती है। हिंदुत्व वाली राजनीति बीजेपी की विधानसभा,
लोकसभा दोनों में सफल रही है। तो क्या यहाँ पर उसी वजह से, क्योंकि कई चीज़ों पर यहाँ पर बैन लगाया, कई जो हैं एंटी हिंदू बयान यहाँ पर बीजेपी के माफ़ कीजिए कांग्रेस के नेताओं ने दिए थे, तो क्या यही वजह है कि वसुंधरा को फिर दोबारा नहीं उठाया गया, क्योंकि वो वाला स्लोगन दोबारा चल जाता कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं? जाहिर बात है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हिंदुत्व का चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो तीनों चेहरे हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए चेहरे हैं। और चाहे मोहन जिस तरह से यादव की बात करें, या विष्णुदेव साव की बात करें, या फिर जो है आप जो नए सीएम हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उनकी बात करें, तीनों ही आरएसएस के लिए काम कर चुके हैं, हिंदुत्व का चेहरा रह चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी ऐसे लोगों को ट्राई कर रही है कि जो बहुत ज़्यादा तो लाइमलाइट पर नहीं रहे हो, लेकिन उनके अंदर ये काबिलियत हो कि जब भी ऐसा कोई मौका आए तो वो बयानबाजी करने से या कोई अहम कदम उठाने से ना चूकें। क्योंकि बारंबार राजस्थान में देखा गया जहाँ पर ये बात कही जाती रही कि भाई हिंदुओं के साथ में अन्याय हो रहा है, जैसे कन्हैया का जिस तरह से कत्लेआम हो जाता है, उसके बाद जिस तरह से मुस्लिमों का जिस नाम आता है उसको लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपनाने की बात कही गई। और भी तमाम तरह के ऐसे मामले थे जिसको लेकर गहलोत सरकार पर लगातार ये कहा जाता रहा कि वो कह सकते हैं कि हिंदुओं का उतना पक्ष नहीं रखते जितना पक्ष वो मुस्लिम या ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका रखते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी यहाँ पर किस तरह का काम करती हुई नजर आती है, जो उनके चेहरे हैं वो हिंदुत्व को किस तरह बढ़ावा देते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी होने वाला है। और साथ में क्या जो भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद राज्य का कद और मजबूत होता हुआ नजर आता है, या बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया जाता है? साथ में क्या उनको केंद्र में बुलाया जाता है? और एक और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उनको लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी उतार सकती है? तो ये तमाम सारे अभी उनको अगर मगर की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान को देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ दौलत की राज्य के बिना सरकार चलाना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान में लगातार यही बात हो रही है कि राज्य के बिना सरकार चलाना बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। भजनलाल शर्मा जो भी नए नए सीएम बने हैं उनके लिए यहाँ पर कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसके लिए उनको वसुंधरा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वसुंधरा उतना साथ देंगी कि नहीं, यहाँ पर विधायक मंडल में होते हुए भी वो यहाँ पर उनका साथ देती हुई नजर आएंगी कि नहीं। और लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को लोकसभा में लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि हमने देखा कि जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई सांसदों को यहाँ पर वापस विधानसभा चुनाव में उतारा गया, वो विधायक बन गए और सांसदी से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो लगाया ये कयास जा रहे हैं कि अब दूसरे चेहरों को 2024 में मौका दिया जाएगा, जिससे बीजेपी कहीं ना कहीं उन राज्य के मजबूत नेताओं को अपने साथ लोकसभा में ला सके, ताकि लोकसभा के जो वोट हैं वो इसमें कन्वर्ट हो सकें और बीजेपी कहीं ना कहीं उन नेताओं के चेहरे पर जीत सके। तो देखना होगा कि भविष्य में क्या होने वाला है। सिर्फ 6 महीने यहाँ पर बचे हैं कि लोकसभा चुनावों की यहाँ पर घोषणा हो जाएगी और यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।